हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का सेट नंबर 24 नंबर सेट को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इस बुक का अंतिम नंबर सेट है। यहाँ पे देख पा रहे हो 24 सेट इस बुक में दिए गए थे। हमने सभी को कंप्लीट करा दिया है। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी सेटों को, जितने भी सेट इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सभी सेटों को वहाँ से आप जाकर के लगा सकते हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 24 नंबर सेट को। फ्रेंड्स, ये रहा सेट नंबर 24। यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, जब हम आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि जब भी सेट को लगाए पूरा लगाए, ताकि पता चले कि आप पूरा बनाएं, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिए हुए है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात पंचायत सेवक जो होते हैं वह ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी होते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। बी यहाँ पर राइट आंसर आएगा। प्रखंड स्तर पर बात की जाए फ्रेंड्स आपको, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होते हैं वह आपको पंचायत समिति के सचिव के रूप में काम करते हैं। जबकि जिला स्तर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपको जिला स्तर पर जो डीडीसी होते हैं वह जिला परिषद के सचिव के रूप में काम करते हैं। जिला डीडीसी याद रखिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स आपको बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ये पूछ रहा है फ्रेंड। पंचायत से संबंधित आपको भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, ये पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी 29 विषय इसमें है 11वीं अनुसूची में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत आपको जोड़ा गया, ये पूछा जाता है फ्रेंड। तो आप याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन के तहत यह आपको कब जोड़ा गया, ये भी पूछता है फ्रेंड्स आपको। तो 1992 में जोड़ा गया, ये याद रखेगा। 1992 में आपको 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें यह संशोधन आपको 1992 में हुआ और 29 विषय इसमें शामिल है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको। इसके अलावा एक और फ्रेंड्स याद रखेंगे, 74वें संविधान संशोधन से भी संबंधित है। तो यह नगर पालिका से संबंधित है, याद रखेंगे। और यह अब इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 18 विषय हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? केंद्रीय सरकार का पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, उच्चतम सिविल अधिकारी। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मंत्रिमंडल जो सचिव होते हैं वह आपको उच्चतम जो है सिविल अधिकारी हो जाते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी भारत का आपको प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये आपको यहाँ पर महान्यायवादी दिया हुआ है, तो यह आपको प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। जबकि आपको सिविल अधिकारी पूछ रहा था, तब मंत्रिमंडल के सचिव जो होते हैं वह आपको सिविल अधिकारी होते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, उसका चयन करना है। ब्रिक्स सदस्य का समूह का सदस्य कौन नहीं है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको दक्षिण अफ्रीका तो है, ब्राज़ील भी है, भारत भी है, श्रीलंका इसमें नहीं है। इस तरह से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके ब्रिक्स की बात की जाए फ्रेंड्स आपको, तो वर्ष 2009 में भारत, रूस, ब्राज़ील, चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स को स्थापित किया था, जिसमें आपको ये सदस्य शामिल थे। जबकि इसमें आपको दक्षिण अफ्रीका को 2011 में शामिल किया गया था। इस तरह से आपको दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, भारत और आपको चीन इसका सदस्य हैं, जबकि श्रीलंका इसका सदस्य नहीं है। 2009 में गठन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हुआ है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से के साथ है, ये बताना है। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात हॉकी से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, इनमें सभी जो है आपको शामिल है फेडरेशन कप। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेडरेशन कप जो है सभी खेलों से संबंधित है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में आपको फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों के संभावना पर चर्चा के लिए संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, यह आपको मुंबई में किया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको
40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आपको है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ये मुंबई में जो किया गया था 2022 वाला, वह आपको 40वां था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है फ्रेंड, ये बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, रूस जो है सबसे बड़ा देश है। दिए गए ऑप्शन में कनाडा, चीन और यूएसए की तुलना में सबसे बड़ा देश आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, फ्रंटियर गांधी के नाम के पद से के साथ कौन संबंधित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। फ्रंटियर गांधी से किसका नाम उपनाम है फ्रंटियर गांधी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खां का नाम जो है आपको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं इन्हीं को। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें हम लोग फ़ख ए अफ़गान के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है सितार के साथ संबंधित नहीं है, उनका बताना है। सितार कौन नहीं बजाते हैं, दिए गए ऑप्शन में ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उस्ताद अलाउद्दीन खां जो हैं यह आपको सितार से संबंधित नहीं है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो हैं यह आपको सरोद बजाते हैं, ये आपको ध्यान में रखेंगे। जबकि बाकी जो दिए गए हैं वो सब आपको सितार से संबंधित है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं, कौन सा है टर्मिनल, ये बताना है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल कौन है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, पर्थ और सिडनी जो है आपको ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेलवे के टर्मिनल हैं। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित सेल है, कायांतरित सेल का आपको पहचान करना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात नीस और सिस्ट जो हैं आपको कायांतरित चट्टान का आपको यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आपका बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात नीस और सिस्ट। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर देना है, दिया हुआ था। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात दामोदर नदी पे हुआ था आपको इस पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण। इस तरह से फ्रेंड्स आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कब बनकर तैयार हुआ था, ये भी आपको बताता रहूँगा फ्रेंड्स। कब स्थापित हुआ था बहुउद्देशीय परियोजना, 1948 में हुआ था फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे। दामोदर नदी किस आपको राज्य में है, तो यह आपको पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो सतलज पे बना हुआ है आपको याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो भाखला नागल परियोजना बना हुआ है सतलज नदी पर, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। महानदी भी दी हुई है फ्रेंड्स, तब महानदी पर कौन सा था, हीराकुंड परियोजना, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। ये सब एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। महानदी पे आपको हीराकुंड है, जबकि रावी नदी पे आपको थीन बांध परियोजना है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। टिहरी बांध पूछता है फ्रेंड्स आपको, तो भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर अवस्थित है टिहरी बांध, ये भी याद रखिएगा। जबकि माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है और फरक्का बैराज परियोजना गंगा नदी पे है। ये सब भी आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ में अन्य क्वेश्चन भी ध्यान में रखेंगे। सुन के ज़्यादा आपको याद होता है, इसलिए इस चीज़ को गौर से सुनते चलेंगे, ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है, कौन सा नदी बताना है। दिए गए ऑप्शन में से कौन अपना मार्ग जो है लगातार बदलते रहता है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कोसी नदी अपने मार्ग को लगातार बदलते रहता है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं इस नदी को। यह बिहार में आपको काफ़ी अपना मार्ग को बदलता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। कोसी नदी बाएं से मिलने वाली आपको गंगा नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। इसकी मुख्य धारा जो है अरुणा, गोसाई, थान, उत्तर के से निकलने वाली यह नदी सब है। इस तरह से फिर आपको बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है, किसके द्वारा होती है ये बताना है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी की रचना, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय हो जाती है। लेटेराइट क्षेत्रों में आपको मृदा की जो रचना है वह अम्लीय रहती है, ये बताना, ये दिएगा फिर सबको सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको लेटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण से हुई आपको निक्षाल प्रक्रिया के कारण से होता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। भारी वर्षा से शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूख जाता है,
यह आपको लेटेराइट मिट्टी, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, ये बताना है। किसको आपको सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको देखा जाए इसके चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो उत्तर में ताप्ती नदी की घाटी से लेकर के दक्षिण में जो कन्याकुमारी तक जो है 1600 किलोमीटर तक, भाई याद रखना है सबको कितने किलोमीटर तक, तो 1600 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र फैलता है आपको पश्चिमी घाट का, जिसे हम लोग सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। तो यह 16 किलोमीटर इसका विस्तृत क्षेत्र है। इस तरह से फिर आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, कौन सा आपको अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को भी और विदेशियों को भी कौन सा अधिकार? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विधिक अधिकार जो है दोनों को प्राप्त है। विधि का अधिकार, कानून का अधिकार दोनों को प्राप्त है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक होती है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र में ये बात हो रहा है फ्रेंड्स। अगर राज्य की बात की जाए फ्रेंड, तो मुख्यमंत्री जो होते हैं वह मंत्रिपरिषद का बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इस तरह से यहाँ पे केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है, ये पूछा जाता है फ्रेंड। गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखेंगे, ये यहाँ पर राइट आंसर है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे गांधी जी, और भारत में रह करके कई सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने किया था देश के आज़ादी के लिए। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 65 वर्ष तक के आयु तक आपको अधिकतम अपने पद पर बने रह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के यह आपको मिला हुआ है 124 के 2 के तहत, अनुच्छेद 124 के 2 के तहत यह 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं अधिकतम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस तरह से फ्रेंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है या और किस दौरान भी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान में जितने भी आपको भारतीय नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आकर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, ये बताना है। यहाँ पर राज्य जो है देश के लिए संबोधन हो रहा है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। राज्य जो है देश के लिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है राज्य के अनिवार्य तत्व नहीं है, मतलब देश के अनिवार्य तत्व नहीं है, उसको आपको चयन करना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन जो है राज्य का तत्व नहीं है। प्रशासन जो है वह राज्य का तत्व नहीं है। राज्य तत्व अर्थात अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो राज्य अर्थात देश का तत्व कौन कौन सा है? तो आबादी है, आपको प्रभुसत्ता है, क्षेत्र है, और एक और होता है जनसंख्या होता है। 4 तत्व होते हैं, ये याद रखिएगा। आबादी तो दिए हुए फिर से यहाँ पे आबादी जनसंख्या हो गया, उसके हिसाब से फिर से आपको अर्थात आबादी, संप्रभुता, क्षेत्र, और चौथा जो है सरकार होता है, प्रशासन नहीं होता है। इस तरह से फ्रेंड आपको 4 इसके अनिवार्य तत्व होते हैं। तो बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको राजनीतिक विज्ञान के तहत में यहाँ पे राज्य का इस्तेमाल देश के लिए किया जाता है, अगर देश को कह सकते हैं, देश को राज्य की तरह से संबोधन किया गया है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित
सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। लुमिनस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया है, तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में बनाया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक और चीज़ यहाँ पे दिए हुए फ्रेंड्स, आपको आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता को अधिकार प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद ये बताना है, तो राइट बस ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 जो होता है वह विधि के समक्ष समता को अधिकार का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 19 में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये नहीं होना चाहिए, इसको ठीक करिए फ्रेंड्स। आपको से इसका राइट आंसर फिर से आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 14 में दिया गया है आपको विधि के समक्ष समता का अधिकार, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, भूलवश ऐसा हो गया था। अनुच्छेद 14 से लेकर के फ्रेंड्स याद होगा आपको, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। उस मौलिक अधिकार में ही विधि के समक्ष आपको समता का अधिकार दिया गया है, इसलिए आपको 14 हो जाएगा। प्रेस के स्वतंत्रता वाला में 19 आएगा, ये आपको ध्यान रखिएगा, प्रेस के स्वतंत्रता वाला में 19 आएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, ये बताना है। तो जानते हैं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपका डी, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी की आपकी नियुक्ति होती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद किसके तहत होती है, तो 76 के तहत होती है, ये भी आपको ध्यान रहेगा। महान्यायवादी का प्रधान जो है आपको 76 के अंतर्गत किया गया है, और इन्हें जो है यह ना ही तो यह किसी सदन का सदस्य होता है, फिर भी यह आपको किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बैठने के मत देने का अधिकार इसके पास नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखेगा। अर्थात संसद के दोनों सदनों में यह बैठ सकता है, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। 88 के तहत यह बैठ सकता है, अनुच्छेद 88 के तहत, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, मत यह नहीं दे सकता है। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने प्रथम बार इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है और एक और आता है फ्रेंड रविंद्रनाथ टैगोर को, तो रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम आपको महात्मा कह के पुकारा था, ये भी आपको ध्यान में रखिए। रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी जी को महात्मा का पुकारा था, ये आपको ध्यान में रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया वह सुल्तान कौन थे जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, उसका नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ में आपको भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण प्रथम में जो राष्ट्रकूट से संबंधित थे। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह मंदिर बेसर शैली में निर्मित है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। इस तरह से डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, क्या नाम है उसको ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए, बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति इसका भी दूसरा नाम है। भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति से है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का शब्द जो है अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड ने दिया था, ये भी आपको देखिए कब दिया था, तो 1968 में इसने दिया था, यह शब्द का प्रथम बार उपयोग। भारत में हरित क्रांति का जो शुरुआत की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 66 में, याद रखेंगे फ्रेंड्स आपको 1900 कितना में, 1900 आपको 66 आपको 67 में शुरू हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, ये बताना है आपको, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शहाबुद्दीन छुपू को चुना गया है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको नेपाल के पूछा गया फ्रेंड, तो रामचंद्र पौडेल हैं, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। जबकि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति आपको रानिल विक्रमासिंघे हैं, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के
आरिफ अलवी हैं, म्यांमार के यूवी मिंट है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिया है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है, ये बताना है। ग्लोबल पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड से विजेता जो गीत है नाटू नाटू के रचनाकार कौन है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात एम कीरवानी जो हैं इसके रचनाकार हैं, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसे कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचता है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सा याचिका कहते हैं, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, इसे हम लोग परमादेश आपको याचिका कहते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, ये बताना है जिला न्यायाधीश को। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वह जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे दिया है रिचर्ड आपको डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात जावेद अख्तर इससे सम्मानित होने वाले प्रथम आपको भारतीय हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दी हुई फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमस कमीशन का प्रयोजन क्या था, प्रयोजन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स साइमस कमीशन का। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना ही साइमस कमीशन का प्रयोजन था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमस कमीशन की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो इसका गठन कब हुआ था, तो याद होगा आपको 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था, ये याद रखेंगे। 8 नवंबर 1927 को साइमस कमीशन का गठन हुआ था। किसके अध्यक्षता में, तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठन हुआ था। इस आयोग में सभी सदस्य जो थे वह अंग्रेज ही थे, इसलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको इसको वापस करने के लिए आपको पुरजोर तरीके से भारत में इसका विरोध हुआ था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में स्थापित आपको संगठन का नाम पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने अर्थात में दादा भाई नौरोजी जो थे आपको हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय यही आपको थे, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे, ये पूछा रहा फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको बैंकानूर से इन्होंने आपको रवाना हुए थे, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट पारीख समिति को मंजूरी दे दी गई, जिसने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात गैस मूल्य निर्धारण की आपको यह आपको सिफारिश करने के लिए दी गई। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा जो है आपको
किस एक राज्य की सीमा झारखंड से नहीं लगी हुई है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वह झारखंड से नहीं लगा हुआ है। झारखंड जो है आपको 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बना हुआ था। झारखंड राज्य का गठन हुआ था 2000 में, याद रखेंगे फ्रेंड्स आपको 2000 में 15 नवंबर 2000 को यह अलग हुआ था। मध्य प्रदेश की सीमा इसे नहीं मिलता है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पे है, ये बताना है। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम स्थल कहाँ पे है, कहाँ पे होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर बात की जाए फ्रेंड्स आपको अलकनंदा और पिंडार का संगम स्थल कहाँ पे है, तो कर्णप्रयाग में है फ्रेंड्स, याद रखेंगे कहाँ पे, तो कर्णप्रयाग में। किसका, तो अलकनंदा का और पिंडार का। उसी तरह से बात करें फ्रेंड्स अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल क्या कहलाता है, तो वह स्थान है आपको रुद्रप्रयाग है, ये याद रखेंगे फर्स्ट वाला रुद्रप्रयाग। उसी तरह से अगर बात करें फ्रेंड्स अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल कहाँ पे होता है, तो वह देवप्रयाग होता है। चारों को आप याद रखेंगे, चारों में से किसी को पूछ सकता है। इस तरह से आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका अर्थात धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ पे मिलता है, तो विष्णु प्रयाग में। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया बताया सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल का स्थापना किए थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे, ये पूछा जाता है फिर, तो 1939 को, याद रखेंगे 1939 को इन्होंने इस का गठन किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निकासी सिद्धांत का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी जो है इस आपको पुस्तक के लेखक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक आपको दादा भाई नौरोजी हैं, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड, किस एक के साथ शुरू किया हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात नमक सत्याग्रह के साथ में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। कब शुरू हुआ था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आपको यह नमक कानून जब शुरू हुआ था तो 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुआ था। 78 अनुयायियों के साथ यह गुजरात से लेकर साबरमती आश्रम से दांडी तक यह मार्च किए थे। उसी के साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके दो चरण थे, 6 अप्रैल 1930 को से लेकर के 5 मार्च आपको 1931 तक, और दूसरा है आपको 3 जनवरी आपको 1932 से लेकर के अप्रैल 1934 तक यह आंदोलन चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके 2 चरण है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कांग्रेस समाजवादी दल से यह आपको संबंधित थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है, और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जाएगा। दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है, क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली जो है क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित है। दिए गए ऑप्शन में चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली और पुदुचेरी के अपेक्षा दिल्ली का क्षेत्रफल की दृष्टि से यह बड़ा है। सी यहाँ पर
राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है, ये बताना है हिंद महासागर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का एक सैनिक अड्डा है। यह ज़मीन अगर देखा जाए फिर तो इस पे अधिकार किसका है, तो यह आपको ब्रिटेन का है और यह लीज पे संयुक्त राज्य अमेरिका को दिए हुआ है सैनिक अड्डा के रूप में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मगध की राजधानी कौन सी थी, ये बताना है। मगध की राजधानी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको मगध की राजधानी यहाँ पर पूछा था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात गिरिव्रज जो थे वह आपको मगध का प्रारंभिक राजधानी था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको मुख्य रूप से मगध की बात की जाए तो ये आपको स्थापना इस पे हर्यक वंश ने सबसे पहले यहाँ पे राज किया था और उसने ही आपको गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई थी। हर्यक वंश के आपको संस्थापक की बात की जाए फ्रेंड तो वह बिंबिसार था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अभी बिहार के किस स्थान पर आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गया में 1922 ईस्वी में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको 38वां अधिवेशन था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले, फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स आपको, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा का आपको अंतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं उसका, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह अभिवहन कहलाता है। वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा का अंतरण आपको अभिवहन कहलाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। अभिवहन के अलावा ऊष्मा के जो आपको अंतरण जो है अन्य विधि से भी होता है। उसमें 3 प्रमुख विधियां हैं, चालन है, संवहन है और विकिरण है। इस तरह से आपको तीनों को भी याद रखिएगा, अन्य विधि सब है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं, लेकिन वायु से आपको अभिवहन द्वारा होता है। नेक्स्ट आपको दिया है आयनीकरण ऊर्जा के आपको आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हीलियम में सबसे अधिक आपको आयनीकरण की ऊर्जा होती हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 55% प्लाज्मा होता है और जब 45% इसका आपको ठोस कण होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठोस कण में आपको मुख्य रूप से आपको 3 चीज़ें शामिल हैं, एक में आपको WBC, RBC और प्लेटलेट शामिल है, जबकि आपका जो भी आपका तरल वाला भाग है वह आपको प्लाज्मा कहलाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड दिए गए ऑप्शन में। जीवाणु के द्वारा कौन सा बीमारी पैदा होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यक्षमा जो है तपेदिक जिसे कहते हैं, वह जीवाणु से होने वाला आपको रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। एड्स आप जानते हैं विषाणु से होता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दिया कालाजार ज्वर का संचरण होता है, किसके द्वारा संचरण होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सिकता मक्खी के काटने से आपको काला ज्वर की आपको संचरण होता है, फैलता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपको है भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्या कारण है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उसमें अधिक क्षमता होती है और इससे ईंधन की बचत भी होती है, इसलिए डीजल का ज़्यादा पसंद किया जाता है भारी वाहनों के चलने के लिए। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होगा, भार में परिवर्तन क्या होगा, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। जब आपको लोहे में जंग लगता है तो आपको उसका भार जो है बढ़ जाता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इसको बचा कर सकते हैं जंग लगने के लिए, तो इसको हम लोग पेंट करके, तेल लगा कर, ग्रीस लगा करके, या आप लोग अन्य विधि भी हम लोग कर करके इसका हम लोग
जंग से बचा सकते हैं किसी भी आपको धातु के उपकरण को। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उसे पलायन वेग कहते हैं, ताकि वह गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सके, यह उसका पलायन वेग होता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग की बात की जाए तो 11.2 किलोमीटर आपको प्रति सेकेंड है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। चूँकि चंद्रमा का पलायन वेग की बात की जाए तो 2 कितना है, तो 38 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, इसका मीटर प्रति सेकेंड है। और यह 11.2 इसके वजन की वजह से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, पृथ्वी का ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायता करता है? कौन सा गैस पूछ रहा है फ्रेंड, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायता करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एसिटिलीन जो है वह आपको फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायता करता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, इसे सोनिक बूम के नाम से जानते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण वायु को प्रदूषित नहीं करता है, लेकिन बाकी जो है सूखी लकड़ी का जलना, अंगारों का प्रयोग और आपको कीटनाशकों का प्रयोग, ये सभी जो है वायु को प्रदूषित करने वाला है। प्रकाश संश्लेषण वाला प्रयोग आपको वायु प्रदूषण नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जुटते जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल से घटते जाता है आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको समलक्षणी या फेनोटाइप कह सकते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको जीन प्रारूप दिए हुआ है, तो किसी भी जीव के आपको क्रोमोसोम पर अवस्थित जीनों के जो पैटर्न होते हैं उसको हम लोग जीनी प्रारूप कहते हैं, ये आपको ध्यान रखेगा। यहाँ पे आनुवांशिकी भी दिया हुआ है, तो इसका मुख्य रूप से आपको यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी भी जीव के वंश का अध्ययन करते हैं, वंशागति का अध्ययन करते हैं आनुवांशिकी में। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यह भी आपको ध्यान में रखेंगे। जीन यहाँ पे वंशाणु या जीन दिए हुए फ्रेंड्स आपको, तो क्रोमोसोम के जो आपको इकाई होता है उसे हम लोग जीन के नाम से जानते हैं, यही आपको वंशाणु भी दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है ये बताना है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात धारा को मापा जाता है, बहुत कम धारा को गैल्वेनोमीटर से नापा जाता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ए मीटर से आपको अधिक पैमाने पर मापते हैं आपको धारा को, जबकि कम मात्रा अगर रहता है तो गैल्वेनोमीटर का तो मुख्य रूप से दोनों धारा के ही मापे जाते हैं। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, क्या कारण, क्यों यह अनुप्रस्थ तरंगे है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड प्रकाश तरंगों के बारे में कि यह आपको अनुप्रस्थ तरंग क्यों है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात ध्रुवित किया जा सकता है, इसलिए प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात टाइलिन जो है लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी के हीनता से ऐसा होता है, कमी से। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है,
मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपिंडों के निर्माण करता है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात श्वेत रक्त कोशिकाएं आपको जिम्मेदार हैं प्रतिरक्षा के लिए। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपको बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? जानते हैं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी मीथेन जो है बायोगैस का सबसे प्रमुख घटक होता है। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खाने का सोडा जो है या बेकिंग सोडा वह आपको अग्निशामक में प्रयोग होता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता जो है अधिकतम होती है? किसमें ये पूछा रहा फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी वयस्क में हीमोग्लोबिन की मात्रा शिशु और महिला एवं 10 वर्ष के बालक के बच्चा में से अधिक होता है पुरुषों में, वयस्क पुरुषों में। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी जो होता है या आपको ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वह आपको विटामिन सी जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के आपको जल में घुलनशील नहीं होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। विटामिन सी की बात की जाए तो यह जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी मिलता है, चाहे वह आंवला हो, नींबू हो, सब में आपको विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। इसके कमी से आपको स्कर्वी नामक रोग भी होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो मसूड़े में होने वाला एक स्कर्वी रोग होता है वह कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से बात की जाए तो रतौंधी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। विटामिन डी से रिकेटस होता है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्कों में से होकर कितना लीटर रक्त गुजरता है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 170 लीटर आपको रक्त निकलता है जाता है इसमें है किडनी से। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी होता है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी या किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त सभी की प्रकाश की गति के बराबर होता है, चाहे वह एक्स किरणें हो, वाई गामा किरणें हो, चाहे वह पराबैंगनी किरणें हो। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिए फ्रेंड्स आपको F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल के प्रकाश की आपको आवृत्तियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है ये चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी यह जो है F3, F2 और F1 जो है सही हो जाएगा। देख लेंगे इसे। F1 सबसे बड़ा, F2 से उससे छोटा और उससे छोटा आपको F1 है। आगे बढ़ते हैं। हीरा, कांच और जल दिए हुए उसके हिसाब से। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मा गति के सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी स्टीम आयन जो है यह आपको ऊष्मा गति के सिद्धांत पर काम करता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। इस तरह से फ्रेंड इस सेट कंप्लीट होता है। आई होप ये पूरे पुस्तक का आप लोग कवर कर लिए हैं। एक से लेकर के आपको यह अंतिम आपको सेट था। इसका PDF भी हम टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसको सेट खत्म होते ही इसे किसी एक ग्रुप में आप शेयर कर देंगे। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।